गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 सिटीज़ का आपका लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल जी हैं, उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। बेटा, जो लेखक परिचय है लखनवी अंदाज का यशपाल जी का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर और लेखक परिचय भेजा था आपको, तो आप देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। देख बेटिया, जब लेखक भीड़ से बचकर यात्रा करने के लिए क्या लेता है, सेकंड क्लास का टिकट लेता है। और वैसे क्या, जब लेखक ने सोचा था, जब सेकंड क्लास का टिकट लिया था, कि वहाँ पर कोई नहीं होगा, डब्बा खाली होगा, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक नवाब साहब बैठे थे, जिसको देख करके लेखक को क्या हुआ, क्या क्या महसूस किया उन्होंने, कि उन्होंने सोचा कि नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा है। ठीक है, या वो कुछ सोचने के लिए बैठे होंगे, जिससे उनके चेहरे का पर व्यवधान के जो है भाव नज़र आ रहे थे। अर्थात उन्हें लग रहा था इनके आने से उनके अकेलेपन में खलल पड़ गया है। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का जो भाव है वो उभरा हुआ था, असंतोष प्रकट हो रहा था उनके भाव में। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की, ना ही उन्होंने लेखक को, जैसे ही वो डब्बे में आए तो उनसे बातचीत की। लेखक की ओर देखने की बजाय वे कहाँ देखते रहे, खिड़की से बाहर देखते रहे। अर्थात उनके आने से, लेखक के आने से नवाब को ज़्यादा खुशी नहीं हुई। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भाव को देख करके लेखक ने जान लिया कि नवाब साहब उनसे बात करने के इच्छुक नहीं हैं, कि वह उनका आना उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह उनसे बात करना नहीं चाहते। नहीं चाहने के कौन कौन से कारण थे? एक तो उनके चिंतन में व्यवधान पड़ गया, दूसरा उनकी आंखों में असंतोष के भाव नज़र आ रहे थे, और ना ही उन्होंने लेखक से बातचीत की। जब वो डब्बे में एंट्री की उन्होंने, और वो कहाँ देखने लग गए, खिड़की से बाहर देखने लग गए। और उसके बाद डिब्बे के की स्थिति को देखने में उनके जो हाव भाव थे, उनको देख करके लेखक ने जान लिया कि जो नवाब साहब है वो उनसे बात करने के इच्छुक नहीं हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न है बेटा, ये यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है बेटा? तो देखिए, जो नवाब साहब थे बेटा, उन्होंने, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि यत्नपूर्वक खीरा काटा। कैसे काटा? पहले उसको धोया अच्छे से, फिर उसको धो करके टॉवल से उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद क्या किया, उसके सिर से उसको काटा, फिर उसको घिसा, फिर छीला उसको भली भांति, फिर उसके पास उसकी फाँक की, फिर उस पर नमक मिर्च छिड़का, फिर उसे सूंघ कर ही बस खिड़की से बाहर फेंक दिया, है ना। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। नवाबी ठसक मतलब होता है बेटा दिखावापन। ठसक होती है अर्थात आडंबर, जो दिखावा होता है नवाबी, ठीक है, उसको दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आम लोग जैसे खीरा खाते हैं, उससे हट करके वह खीरे को खाने की दिखा रहे थे, कि ऐसे खीरे को सूंघ करके भी पेट भरा जा सकता है। इसमें वो अपनी नवाबी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ऐसा करना उनके अमीरी स्वभाव, नवाबीपन, दिखावे की प्रकृति आदि स्वभाव की ओर इंगित करता है। इंगित होता है बेटा इशारा, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यशपाल कौन है? लेखक है बेटा इस चैप्टर के। तो लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना भी कहानी, कहते हैं कि कहानी नहीं लिखी जा सकती। हमारे अंदर कोई विचार ना हो, कोई घटना ना हो, पात्र ना हो, तो हम कहानी कैसे लिखेंगे? लेकिन लेखक जो होता है वो इन विचारों से पूर्णतः सहमत है। क्यों सहमत है? क्योंकि वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण यह था कब घटी, परिणाम क्या रहा उसका, तथा इस घटना से कौन कौन से प्रभाव हुए आदि वर्णन ही कहानी है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक हैं। ये जो लेखक है जो कहता है कि ये भाई बिना विचार के, पात्र के, घटना की कहानी लिखी जा सकती है,
तो जो लेखक हैं वो तो इस बात से सहमत हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इससे बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन लेखक सहमत क्यों है बेटा? क्योंकि लेखक ने जो नवाब को वहाँ पर देखा रेल के डब्बे में, उसको देख करके ही लेखक ने यह चैप्टर लिख दिया लखनवी अंदाज। ठीक है, ना ही उनके मन में कोई विचार थे, ना ही कोई पात्र था, ना ही कहीं उन्होंने घटना देखी, बस देखने मात्र से ही उन्होंने कहानी लिख दी। और उनका मानना था यदि खीरे को खाए बिना सूंघ करके ही यदि पेट भरा जा सकता है तो बिना पात्र बिना घटना की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? मैं इस निबंध को दूसरा नाम क्या, रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, या नवाबी दिखावा। ठीक है, क्योंकि ये नाम भी बेटा इस निबंध के लिए उपयुक्त हैं कि नवाब साहब की नवाबी चली गई थी, लेकिन फिर भी उनमें वो नवाबीपन मौजूद था, और नवाबी दिखावा भी इस निबंध का हम नाम रख सकते हैं। इसका कारण यह है कि नवाब की नवाबी तो कब की छिन गई थी, जो मैंने अभी बताया आपको, और उनकी जो ठसक थी, दिखावे की जो प्रवृत्ति थी, वो अभी भी उनके अंदर विद्यमान थी। इसलिए इस निबंध का नाम रस्सी जल गई पर ऐठन न गई या नवाबी दिखावा नाम भी रख सकते हैं। दोनों नाम क्या है, उपयुक्त है इस निबंध के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत कीजिए, यह पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पार्ट है, इसका ख पार्ट है बेटा, किन किन चीज़ों का रसावादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करेंगे। तो ये क्वेश्चन मत नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। आप कैसे किसी चीज़ को खाने के लिए तैयारी करते हैं वो आप खुद करेंगे इसको। तो क्या पार्ट देखिए, इसका कह रहे हैं कि नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी कैसे करते हैं। ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी पीछे क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बताया था। तो नवाब साहब जो है पैसेंजर ट्रेन में सेकंड क्लास के डिब्बे में आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने अपने सामने साफ तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे। वहीं नवाब साहब ने सीट के नीचे से अपना लोटा निकाला, उस लोटे के पानी से उन खीरों को धोया, फिर धो करके टॉवल से उनको पोंछा, और उसके बाद खीरे को सिर से काटा, गोद कर उनका झाग निकाला और खीरे छीलकर फाँके बनाई। फिर उसके बाद नमक मिर्च का जो चूरन था वो उनके ऊपर बुरका। जब फाँके परियाने लगी अर्थात उनसे पानी निकलने लगा तो उन्होंने एक फाँक उठाई और मुंह तक लेकर सूंघा और खुटकी से बाहर उसको फेंक दिया। ऐसा करके उन्होंने ऐसे ही करते करते जितनी फाँके उन्होंने काटी थी वो सभी फाँके क्या की, सूंघी और खिड़की से बाहर फेंक दी और लंबी ढकार ली। ढकार का मतलब है जैसे ही सूंघ करके ही उनका पेट भर गया हो। इस प्रकार जो है नवाब ने खीरे की तैयारी की थी। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको केवल खीरे की नवाब ने तैयारी कैसे की थी खीरा खाने की, वही चित्र प्रस्तुत करना था अपने शब्दों में भी। इसको आप इजी शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको भेज रही हूँ ये भी बड़े इजी शब्दों में है और पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे। ओके बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों के बारे में और शौक़ के बारे में पढ़ा होगा, तो किसी एक शौक़ के बारे में लिखिए। अर्थात इस कहानी से हट करके किसी और पार्ट को इसमें किसी और भाग को इसमें बताना है कि आपने नवाब साहब की यदि कोई सनक देखी है। तो जो नवाब होते हैं वो सनक तो होती है उनके अंदर, और उनका शौक़ यही होता है कि वे अपनी वस्तु और रहस्य को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अर्थात होता कुछ है उसको दिखाते कुछ है और बताते कुछ है। वे बात बात में भी दिखावा करते हैं। तो एक बार लखनऊ के नवाब जो प्रातःकाल किसी पार्क में घूम रहे थे, घूमने के क्या थे वो शौकीन थे और डेली वो पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहाँ भ्रमण कर रहा था, वो भी घूम रहा था, और उसने नवाब साहब को सलाम किया और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वो गिर गए। जैसे ही वो गिरते हैं तो उनके हाथ से खाने का सामान जो है वो बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम ना था, सारी मूंगफलियां थी। अब नवाब साहब का जो चेहरा था वो देखने लायक था। अर्थात जो नवाब होते हैं वो अपनी हैसियत को, वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, दिखाते हैं, दिखावे का
दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। तो ये एक घटना है, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे बेटा आप। इसके बाद देखिए बेटा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें रखे हैं। लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा। जो लेखक था उसने भी 2nd क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था बेटा क्योंकि उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी। सेकंड बेटा, वे भीड़ से बच करके एकांत में यात्रा करते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। वो किसी नई कहानी के बारे में विचार विमर्श करना चाहते थे। वे खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी उठाना चाहते थे, इसलिए 2nd क्लास का कम दूरी का टिकट बहुत महंगा नहीं था, इसलिए उन्होंने वह टिकट खरीदा था। कह रहे हैं कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण लेखक ने 2nd क्लास का टिकट खरीदा। एक तो उन्हें अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी थी, दूसरा वो भीड़ से बच करके एकांत में बैठ करके अपनी नई कहानी के लिए चिंतन करना चाहते थे। इसके बाद वो खिड़की के पास बैठना चाहते थे, खिड़की वाली सीट पर बैठना चाहते थे ताकि वो प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठा सके। और जो 2nd क्लास का जो टिकट था वो कम दूरी का, अधिक महंगा नहीं था, इसलिए उन लेखक ने भी 2nd क्लास का टिकट खरीदा होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि लेखक के क्या खुल गए। नवाब साहब को देख करके लेखक के क्या खुल गए, क्या खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए। कैसे चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु। तो देखिए कैसे खुल रहे हैं कि लेखक ने देखा कि नवाब साहब खीरे की नमक मिर्च लगी फाकों को खाने के स्थान पर सूंघ कर, संकर लिखा है ना बेटा, ये सूंघ कर है, खिड़की से बाहर फेंकते गए। बाद में उन्होंने डकार लेकर अपनी तृप्ति और संतुष्टि दर्शाने का प्रयास किया। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खोल गए, क्योंकि बस कि किसी भी तरह किसी जैसे लेखक के बिना खाए ढकार ले ली, उनकी तृप्ति हो गई, पेट भर गया, संतुष्टि हो गई, उन्हें दर्शा रहे हैं जैसे। तो लेखक के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने सोचा कि बिना घटनाक्रम, पात्र और विचारों की भी कहानी लिखी जा सकती है। तो क्यों कि मैं भी कहानी क्यों नहीं लिख सकता बिना घटनाक्रम, पात्र और विचारों के। इस तरह उन्होंने जो लेखक है वो लिखने के लिए प्रेरित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जो ये पाठ का शीर्षक है ये सार्थकता को सिद्ध करना है इसके। लखनवी अंदाज जो शीर्षक के मूल में व्यंग निहित है बेटा। इसमें किस पर व्यंग किया है, लखनवी नवाब के दिखावे पर, उनके नवाबीपन पर, ठीक है, क्या क्या है, व्यंग किया है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। ये जो स्थान है कहानी में ये लखनऊ के आसपास का है। इसके अलावा नवाब साहब की शान, दिखावा, रहीसी का प्रदर्शन, नवाबी ठसक, नजाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है, अर्थात जिन नवाबों की नवाबी चली गई है, लेकिन उनकी प्रकृति से, उनके स्वभाव से, उनकी शान, उनका दिखावा, उनकी रहीसी का प्रदर्शन, उनकी जो ठसक है, सनक है, वो सब चीज़ें अभी भी उनके स्वभाव में बनी हुई है, उनके व्यवहार में अभी भी वो झलकती है। तो इस पूरे पाठ में अब पूरी तरह से नवाब के जो अंदाज हैं उसको समेटा हुआ है, इसलिए ये शीर्षक जो लखनवी अंदाज है वो पूर्णतः सार्थक और उपयुक्त है। ये उपयुक्त लिखा है, उपयुक्त लिख दो, उपयुक्त दोनों सही है बेटा। लखनवी अंदाज, नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत मीन्स बड़ा करना, फैलाते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमारा जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उसको हमें बढ़ाना चाहिए और जो दिखावा है उससे दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़ करके वास्तविकता को अपनाना चाहिए, अर्थात हमें भूतकाल में हमारे पास क्या था, क्या नहीं था, या भविष्य में ये हमारे पास हो सकता है, उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है वर्तमान में हमारे पास जो है, उसको हमें उन सब चीज़ों को, काल्पनिकता को छोड़ करके वास्तविकता को अपनाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार और आचरण में भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है बस हमने अपना लिया, लेकिन उसे हमें अपने व्यवहार में भी दिखाना चाहिए।
हमारे आचरण में भी वो सब मौजूद होना चाहिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उनको भी याद करेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करके अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। और कोई दिक्कत आती है तो बेटा मेरा नंबर है आपके पास, उस नंबर पे आप कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी किसी भी टाइम। ओके बेटा।